हेलो बच्चों। तो आज से नया साल शुरू हो गया। सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल के साथ सबने नए नए रेजोल्यूशन बनाए होंगे। ये तो पता ही है कि अब एग्जाम पास आ रहे हैं, तो सब लोग कमर कस लो। तो अब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा, कैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है ना। अब जो वो फॉर्म्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे उसमें हाइपोथैलेमस तो नहीं जुड़ा था, लेकिन पिट्यूटरी जुड़ा था। तो समझो हमने अभी एक करा है, फॉर्म्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम धीरे धीरे और करते हैं। दूसरा करते हैं पीनियल ग्लैंड। तो जब मैंने वो डायग्राम बनवाया था तो आपने उसमें देखा होगा कि ये जैसे कि हाइपोथैलेमस था, तो यहाँ पे मैंने पीनियल ग्लैंड बताया था। क्योंकि ये 2D है, वैसे इट इज लोकेटेड डोर्सल टू दी फोर ब्रेन, मतलब फोर ब्रेन के पीछे वाली साइड पे, इसलिए इसको इस तरह से दिखा दिया है। और ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। ध्यान रखना, मेलेनिन अलग होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स इंटरमीडिया से निकलता था। मेलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन जो कि पिगमेंट को कंट्रोल करता था, ये मेलाटोनिन है, ये अलग है। एंड इसका रोल है, इट कंट्रोल्स द 24 आवर, जिसको कि कहते हैं डायरनल रिदम ऑफ द बॉडी। मतलब कि आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, स्लीप एंड वेक साइकिल। मेन रोल तो इसका इसी में है। इसके अलावा ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। ये सब तो सेकेंडरी रोल्स हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलराइज करता है। और डिफेंस कैपेबिलिटी में भी इसका रोल है, और पिगमेंटेशन में भी। ये सब याद ही करने की चीज है। पर अगर आपको और कुछ भूल जाए, मेन एक तो ये याद रखना ही है कि इट सिक्रीट्स मेलेटोनिन, जो कि 24 आवर डायरनल रिदम को मेंटेन करता है, माने स्लीप एंड वेक साइकिल। तो दिस इज अबाउट दी पीनियल ग्लैंड, छोटा सा ग्लैंड है। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट ग्लैंड की तरफ चलते हैं, तीसरा नंबर का एक्चुअली, विच इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है, ये लैरिंग्स है, इसमें वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स होता है, और इसके नीचे ये ट्रेकिया है। It is a butterfly shaped gland which is situated on either side of the trachea. इसको अभी having two lobes. Bilobe, butterfly shape, and situated on either side of trachea. And it is connected by a thin membranous flap, the two lobes, which is known as isthmus. ठीक है, तो ये तो इसकी लोकेशन और शेप के बारे में हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके अंदर ये फॉलिकल्स होते हैं, which are made up of follicular cells surrounded by a space. ये फॉलिकल्स हैं, मतलब इस पूरे को फॉलिकल्स कहेंगे, और इट इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। यहाँ भी ऐसे ही दूसरे लोब में। और इसके अलावा ये जो बैकग्राउंड है, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा।
दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। और इसके अलावा स्ट्रोमा में एक और सेल्स होते हैं जिनका नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन उनका फंक्शन दिया है, इसलिए इनका नाम भी जान लेते हैं। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, दीज आर नोन एज सी सेल्स या पैराफिन सेल्स। ठीक है। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ये ब्लड में से आयोडीन को लेते हैं और उससे बनाते हैं विद एन अमीनो एसिड थायराइड हार्मोन्स। कौन कौन से? ट्राई आइडो थायरोनिन, T3 जिसे कहते हैं, एंड टेट्रा आइडो थायरोनिन जिसे कहते हैं T4 या थायरॉक्सिन। ये सी सेल्स भी जो है, इनका रोल जो है वो अभी हम बाद में बताएंगे। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेनली पहले फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड देख लेते हैं। सबसे पहला है मेंटेनिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको कहते हैं बीएमआर। इसका मतलब क्या है कि बेसल रेस्ट पे आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो या कितनी एनर्जी आप यूज कर रहे हो, वो किससे डिटरमाइन होता है? एनर्जी का मतलब होता है एटीपी। एटीपी कहाँ से बनता है? बाय कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन से मिलके एटीपी बनता है। तो इसका मतलब ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन भी बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में कभी कभी। तो जब इनको गवर्न करेगा तभी जो है एटीपी को गवर्न कर पाएगा कि कितना एटीपी बन रहा है, विच डिटरमाइंस द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो मेन काम तो इसका यही है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एंड कंट्रोल द सपोर्ट आरबीसी फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने उसमें पीनियल में बताया था, ऐसे इसमें अगर एक याद रखना है, देन दैट इज टू मेंटेन बेसल मेटाबॉलिक रेट। और वो कैसे होगा? बाय कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और एक ये थायरोक्सिन हार्मोन जरूर पता होना चाहिए, विच इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4। अब हम इसकी डिजीजेस देख लेते हैं। अगर डेफिशिएंसी ऑफ दीज हार्मोन्स हो जाएगी T3 एंड T4, एक तो सबसे पहले ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड वो एनलार्ज हो जाएगा। उस कंडीशन को कहते हैं गॉइटर। अब किसी भी स्थिति में अगर ग्लैंड एनलार्ज होगा तो उस कंडीशन को गॉइटर ही कहेंगे, चाहे हार्मोन्स कम हो या ज्यादा हो, क्योंकि जब ज्यादा होते हैं तब भी एनलार्ज हो जाता है, पर वो डिफरेंट टाइप का गॉइटर होता है। पहले हम डेफिशिएंसी देख लेते हैं। दैट मीन्स हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम और थायराइड के हार्मोन, तो हाइपोथायराइडिज्म। तो देखो ये क्या करता है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म हो गए तो उसके जो बच्चा पल रहा है उस पे बहुत फर्क पड़ेगा, उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, लो आईक्यू हो जाएगा। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वोशंट। एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी और डेफ म्यूटिज्म हो जाएगा, यानी कि वो बच्चा ना बोल पाएगा ना सुन पाएगा। ऑल दीज कंडीशंस कलेक्टिवली कॉल्ड अ डिजीज क्रेटिनिज्म। ठीक है। तो ये अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, और अगर नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट फीमेल है, एडल्ट नॉन प्रेग्नेंट, उसमें अगर हाइपोथायरायडिज्म हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी।
ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। अब अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, मतलब कि थायराइड हार्मोन ज्यादा बन जाए, वो किस केस में हो जाते हैं? या तो कैंसर ऑफ द थायराइड, या थायराइड में नोड्यूल्स हो जाए। मतलब जैसे ये थायराइड है, तो इसमें एक्स्ट्रा नोड्यूल्स बनने लग जाएं, तो जब टिश्यू बढ़ेगा तो उसमें थायराइड हार्मोन भी बढ़ेंगे, तो इसमें अगेन एनलार्जमेंट तो होगा ग्लैंड का। भाई बड़ा हो रहा है जब टिश्यू बढ़ रहे हैं, तो गॉइटर तो होगा ही। पर एक स्पेशल टाइप का गॉइटर होता है विच इज नोन एज एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर। एक्सो मतलब बाहर, और थैल्मिक मतलब आई, आई बॉल का प्रोट्रूजन हो जाएगा along with goiter. So normal goiter is in hypothyroidism and exophthalmic goiter is in hyperthyroidism. तो इसमें क्या क्या होगा? enlargement of gland, protrusion of eyeball, अब क्योंकि ये मेनली हार्मोन्स बीएमआर को कंट्रोल करते हैं, ज्यादा बनेंगे तो बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा, वेट लॉस, और इस सब को कलेक्टिवली कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। ऑल दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन हाइपरथायरायडिज्म। ठीक है, अब एक लास्ट में जो हमने सी सेल्स के बारे में पढ़ा था, वो क्या करते हैं? एक हार्मोन बनाते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। ये है ना सी सेल्स, ये ये वाले। तो ये एक हार्मोन बनाते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि विच कंट्रोल्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये जो अब हमें अगला हार्मोन पढ़ने वाले हैं, उसके साथ हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। बस इतना अभी जान लो कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन ये सिक्रीट करता है। अब अगर हम मेन मेन चीजें देखें, थायराइड ग्लैंड में क्या याद रखने वाली है? बाइलोब्ड है, बटरफ्लाई शेप है, फॉलिकल्स होते हैं जो कि आयोडीन इन दी ब्लड लेके दो हार्मोन बनाते हैं, ट्राइआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं। इसके अलावा सी सेल्स होते हैं स्ट्रोमा में, जिनको पैराफिन सेल्स भी कहते हैं। अगर मेन फंक्शन देखें थायराइड हार्मोन को, तो मेंटेनिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी होगी हार्मोन की तो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा, दैट कंडीशन इज नोन एज गॉइटर, चाहे किसी भी कारण से थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो। और हाई डेफिशिएंसी इसलिए हाइपोथायरायडिज्म। अगर ये प्रेग्नेंट फीमेल में होगा तो बच्चा जो होगा उसका, उसमें स्टंटेड ग्रोथ होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो आईक्यू होगा, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म, दिस इज नोन एज क्रेटिनिज्म। अब और अगर नॉन प्रेग्नेंट में होगा तो बस मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होगी। अगर हाइपरथायरायडिज्म होगा, मतलब हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होगा, तब भी गॉइटर तो होगा क्योंकि ग्लैंड एनलार्ज होगा, लेकिन एक स्पेशल टाइप का गॉइटर होगा, एब्सोप्थेल्मिक गॉइटर, जिसमें कि ग्लैंड का एनलार्जमेंट तो होगा ही, और आईबॉल का प्रोट्रूजन होगा, बीएमआर बड़ा होगा, और वेट लॉस होगा। दिस कलेक्टिवली इज नोन एज ग्रेव्स डिजीज। और सी सेल्स जो है वो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, विच कंट्रोल्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो अगर हम मेन चीजें, दो तीन चीजें याद रखनी है, तो एक तो थायरोक्सिन T4, फिर क्रेटिनिज्म जो कि हाइपोथायरायडिज्म में प्रेग्नेंट फीमेल में होता है, और गॉइटर तो एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड। अगर खाली गॉइटर लिखा है इट मींस हाइपोथायरायडिज्म, और अगर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर लिखा है देन इट इज हाइपरथायरायडिज्म, और उसके साथ और फीचर्स भी हैं, देन इट इज ग्रेव्स डिजीज, और एक ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, और थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया अबाउट थायराइड ग्लैंड। अब चौथा ग्लैंड हम करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होते हैं? दे आर फोर इन नंबर, और दे आर सिचुएटेड डोर्सल टू थायराइड, मतलब थायराइड के पीछे।
2 इन ईच लोब। अगर हम ये पीछे का बनाएं, ये लैरिंग्स, ये ट्रेकिया, तो ये पीछे से थायराइड ऐसा दिखेगा। तो ये 2 पैराथायराइड ग्लैंड है हर एक लोब में। और ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच। ये भी कैल्शियम लेवल्स इन दी बॉडी को कंट्रोल करता है, पर ये कब एक्टिवेट होता है? व्हेन द कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड आर डिक्रीज्ड, मतलब हाइपोकैल्सीमिया होगा, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन इट एक्ट्स टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। अब क्योंकि ये ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। मैंने आप लोगों को बताया था ये भी कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, थायरोकैल्सिटोनिन वो कंट्रोल करता है, लेकिन ये तब एक्टिवेट होता है जब कैल्शियम लेवल्स बढ़े होते हैं ब्लड में। तो ये क्या करता है, उनको डिक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को। जबकि पीसीटी उल्टा होता है, ये जब कम कम होते हैं कैल्शियम लेवल्स तब एक्टिवेट होता है, और ये बढ़ाता है कैल्शियम लेवल्स इन दी ब्लड। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों हार्मोन्स का रोल एक दूसरे से उल्टा है, विच मीन्स दे आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। ये आया हुआ है क्वेश्चन नीट में, एग्जाम्पल ऑफ एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिज्म का मतलब होता है एक दूसरे से उल्टा काम करना। तो ये दोनों एक दूसरे से उल्टा काम करते हैं। पीसीटी जहाँ कैल्शियम लेवल्स को बढ़ाता है, वहीं टीसीटी इनको कम करता है, लेकिन दोनों की जरूरत है क्योंकि दोनों मिल के कैल्शियम लेवल का एक बैलेंस बना के रखते हैं ब्लड में, ना ज्यादा बढ़ा के ना ज्यादा घटा के। तो ये जानना जरूरी है। एक तो ये कि एग्जाम्पल ऑफ एंटागोनिस्टिक हार्मोन पीसीटी एंड पीसीटी, और दूसरा पैराथायराइड हार्मोन इज आल्सो नोन एज हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन बिकॉज इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। अब हम अगले ग्लैंड पे चलते हैं, विच इज द थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड अगर सोचिए कहाँ होता है, इट लाइज बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, वेंट्रल टू aorta। मतलब कि जैसे ये लंग्स हैं, इनके बीच में यहाँ स्टर्नम होता है, और यहाँ इसके पीछे ये हार्ट होता है, और यहाँ से ये aorta निकलता है। तो ये यहाँ पे बैठा होता है ये थाइमस ग्लैंड, बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल टू aorta, यहाँ पे है। ठीक है। अब ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी इन द बॉडी। इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब ये क्या रोल प्ले करता है ये समझो। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं बॉडी में, न्यूट्रोफिल हो चाहे ईस्नोफिल हो चाहे लिम्फोसाइट हो, सबका रोल होता है इम्यूनिटी में। तो जो लिम्फोसाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। तो बनते तो दोनों बोन मैरो में है, लेकिन बी लिम्फोसाइट जैसे कि इसका नाम है बी, तो वो बोन मैरो में ही मैच्योर या डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट्स दे डोंट मैच्योर या डिफरेंशिएट इन दी बोन मैरो, दे मैच्योर या डिफरेंशिएट इन थाइमस। तो सोचो थाइमस का कितना इंपॉर्टेंट काम है, अगर ये थाइमस नहीं होगा तो ये मैच्योर ही नहीं होंगे, तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे। एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होता है।
तो मेनली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो थाइमस कंट्रोल करता ही है। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट्स कैसे एक्ट करते हैं? बाय सिक्रीटिंग एंटीबॉडीज, दैट इज नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसको भी एनहांस करने में ये रोल प्ले करते हैं। तो ओल्ड एज में क्या होता है? थाइमस जो है वो डीजेनरेट कर जाता है, इसलिए ओल्ड एज में पीपल की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का एक तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, वेंट्रल टू अयोर्टा, इज नोन एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, मेनली टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन बी लिम्फोसाइट की में भी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी, उसमें भी हेल्प करता है। ओल्ड एज में थाइमस डीजेनरेट हो जाता है, इसमें बुढ़े लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब एक ग्लैंड हम आज और कर लेते हैं, जिससे कि फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में सारे फॉर्म्ड एंडोक्राइन ग्लैंड खत्म हो जाए, और वो है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं, दे आर टू इन नंबर एंड सिचुएटेड एंटीरियर टू ईच किडनी। जैसे ये एक किडनी है, ये दूसरी किडनी है, इसके ऊपर ये यहाँ बैठे होते हैं, एंटीरियर टू ईच किडनी। ठीक है, अब अगर हम इसका बड़ा डायग्राम बनाएं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इनर वन इज मेडुला एंड आउटर वन इज नोन एज एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल मेडुला। पहले मेडुला के बारे में बात कर लेते हैं। मेडुला सिक्रीट्स टू हॉर्मोन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है एड्रिनेलिन, नॉर एपिनेफ्रिन का नॉर एड्रिनेलिन। और इनको हम कलेक्टिवली कैटेकोलामीन्स भी कहते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर की वजह से है। और इनका दूसरा नाम है इमरजेंसी हॉर्मोन्स, क्योंकि ये इमरजेंसी के सिचुएशन में एक्टिवेट होते हैं। जब सिंपैथेटिक सिस्टम में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है, जब कोई इमरजेंसी होती है, या तो आप फाइट करेंगे या भाग जाएंगे, तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो आता है तभी एक्टिवेट होते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स। ठीक है, तो अब ये क्या, इनका क्या फंक्शन है? जब कभी इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले क्या होता है? अवेयरनेस बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। फिर आंखें फाड़ फाड़ के हम लोग देखने लगते हैं, दैट इज प्यूपिलरी डायलिटेशन। फिर स्वेटिंग, देन फाइलो इरेक्शन, मतलब रेजिंग ऑफ हेयर, इसको कि गूज बम भी कहते हैं। फिर इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, और साथ में इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो ये सब कुछ इमरजेंसी में होता है, तो इसलिए ये जो है वो क्या कहते हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं इसके। अब ये सब कुछ जब इमरजेंसी आती है करने के लिए, हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है? अगेन एटीपी से एनर्जी मिलती है। तो अब वो एटीपी एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो उसके लिए क्या काम करता है? एक तो ये लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, उसको ब्रेक करता है, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज आ जाए। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस, का मतलब होता है तोड़ना, तो ग्लाइकोजिनोलिसिस।
अब इससे काफी नहीं होता ग्लूकोज, तो फिर ये क्या करता है, जो प्रोटीन और फैट है उनको भी ब्रेक करता है, जिससे कि वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए ब्लड में। क्योंकि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं एनर्जी के, मतलब ग्लूकोज के। वैसे तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है, अगर नए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनता है तो हम उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि नियो नए सोर्स से ग्लूकोज का जेनेसिस बनना। तो एनर्जी इन सब कामों के लिए करने के लिए एक तो ये ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है और दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द एड्रिनल मेडुला। अब हम चलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर होती है, आउटर टू इनर अगर देखें, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलाटा, जिसको हम याद रखते हैं GFR से, आउटर मिडिल इनर। ठीक है, तो ये सब मिलके हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। अब ये कॉर्टिकॉइड्स 2 तरह के होते हैं। अगर जो वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहे हैं, देन दे आर नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। और अगर ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, देन दे आर नोन एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन। अब हम इनके फंक्शन एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के, वो तो वही है, एक तो ग्लूकोज को बनाना, ग्लूकोज को बनाने के लिए स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजोइन को तोड़ना, और प्रोटियोलिसिस, प्रोटीन को तोड़ना, और फैट को तोड़ना लाइपोलिसिस, और इनको तोड़ के अगेन ग्लूकोज बनाना, विच इज नोन एज अगेन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, एक काम और ये करता है कि चलो इसने प्रोटीन को तोड़ा मान लो, ये अमीनो एसिड में टूट गया। अब इसकी एफिनिटी होती है सेल में वापस जाने की, और सेल में वापस जाके ये फिर प्रोटीन बना लेगा। हमें इसको अवॉइड करना है क्योंकि हमें चाहिए तो ग्लूकोज, तो इट इनहिबिट्स अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय सेल्स। ठीक है, फिर तीसरा इसका रोल हो गया मेंटेन सेरिब्रोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये कैसे, ये सब कुछ नहीं पता, बस याद कर लेना, जितना याद हो पाए करो, नहीं तो मेन मेन पता होना चाहिए। चौथा मेंटेन किडनी फंक्शन। पांचवा ये है, ये समझने का है, इट हैज एन एंटी इंफ्लेमेटरी रोल। अब वो कैसे है, जो WBCs होते हैं बॉडी में, यही कोई बाहर से माइक्रोब आता है तो उससे लड़ते हैं, और जब ये लड़ते हैं तो इसमें इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन में पेन, रेडनेस वगैरह होती है, तो ये WBCs को इनहिबिट कर देते हैं। जब WBCs को इनहिबिट करेंगे तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। लेकिन इट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, इन्फ्लेमेशन तो कम हो जाएगा, इसके साथ साथ ये इम्यूनिटी को भी कम कर देंगे, क्योंकि जब WBC कम हो जाएंगे तो माइक्रोब से लड़ने की कैपेबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो देन दे डिक्रीज द इम्यूनिटी। और सातवां, दे स्टिमुलेट RBC प्रोडक्शन। ठीक है,
ये रोल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो ये क्या करता है, इट प्रोमोट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर बाय डीसीटी ऑफ किडनी, डिस्टल कनेक्टिव ट्यूब्यूल, एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट। सोडियम और वाटर को अंदर लेता है, पोटेशियम और फॉस्फेट को बाहर भेजता है, तो इससे दिस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनता है। और जब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बन गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन हो गया और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो गया। ठीक है, ये हो गए मिनरलोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन एल्डोस्टेरॉन के। अब अगर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन की कमी है, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन डेफिशिएंसी, तो क्या होगा, स्पेसिफिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मान लो तो डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा। इसका मतलब हो गया डिक्रीज्ड एनर्जी एंड वीकनेस, साथ में फटीग हो जाएगा। तो दिस कंडीशन टुगेदर इज नोन एज एडिसन्स डिजीज। समझ गए। और एक और हार्मोन होता है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एट प्यूबर्टी, लाइक एक्सियल हेयर, एक्सिलरी रीजन में जो हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर जो प्यूबिक रीजन में होते हैं, फेशियल हेयर एट प्यूबर्टी। ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी हार्मोन निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो एक बार एड्रिनल ग्लैंड में मेन मेन चीजें रिवाइज कर लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड दो होते हैं, एंटीरियर टू ईच किडनी होते हैं, डिवाइडेड इनटू आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इनर एड्रिनल मेडुला। मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनालिन भी कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन जिसको नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं, एंड दे आर टुगेदर कॉल्ड कैटेकोलोमीन्स बिकॉज इसके केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से इसमें चेन ऐसी होती है। इसके अलावा इनको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट होते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये क्या करते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं, प्यूपिलरी डायलिटेशन करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, जो भी कुछ काम इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, गूज बम्स, हार्ट रेट बढ़ाना, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। अब इन सब चीजों के लिए हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से। एटीपी बनता है ग्लूकोज से, तो हमें ग्लूकोज ब्लड में बढ़ा हुआ चाहिए। वो कैसे बढ़ता है, एक तो लीवर में ग्लाइकोजिन का ब्रेकडाउन कर देता है, विच इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब इससे भी काम नहीं चलता तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से भी ग्लूकोज बनाता है, दोज आर प्रोटीन एंड फैट। अब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से जो ग्लूकोज बनता है दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब जेनेसिस मतलब बनाना ग्लूकोज को नए सोर्सेज से, तो नियो। दिस इज अबाउट एड्रिनल मेडुला। अब अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करें तो इसके तीन जोन्स होते हैं, आउटर टू इनर करो तो जोना ग्लोमेरुलोसा, वेसिकुलाटा एंड रेटिकुलाटा, जिसको हम जीएफआर से याद करते हैं। एंड दीज टुगेदर सिक्रिएट हार्मोन नोन एज कॉर्टिकॉइड्स। और कॉर्टिकॉइड्स दो तरह के होते हैं, जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करते हैं दैट इज नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। और जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं उनको मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, जिनका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेम वही काम करते हैं जो ये यहाँ पे कर रहा था, ये जो कैटेकोलोमीन्स कर रहे थे, लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि मेन एम तो वही है कि ग्लूकोज बॉडी में बढ़ाना। एक और फर्दर ये काम कर लेते हैं कि जो अमीनो एसिड बनता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, उसको सेल में वापस जाने से रोकते हैं, जिससे कि वो प्रोटीन ना बनाए बल्कि ग्लूकोज बनाए, एनर्जी जल्दी चाहिए। इसके अलावा ये सब इसके मिसलेनियस काम से, मेंटेन द सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम, किडनी फंक्शन, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। हाँ, एक काम इसका इंपॉर्टेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी को सप्रेस करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन। एट द सेम टाइम डब्ल्यूबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, तो डब्ल्यूबीसी
सप्रेस होगा तो इम्यूनिटी भी डिक्रीज होगी। दिस इज द रोल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन का रोल तो आपने किडनी में पढ़ा ही है। इट इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर बाय डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट। इस तरह से ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखता है। जब बैलेंस बना रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बना रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बना रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। तो दिस इज अबाउट द कॉर्टिकॉइड्स। और कॉर्टिकॉइड्स अगर डेफिशिएंट हो जाए बॉडी में, स्पेशली द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी तो एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो वीकनेस और फटीग होगा एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एडिसन्स डिजीज। इसके अलावा थोड़े से एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एट प्यूबर्टी लाइक एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर। तो अगर हम सोचें कि मेन मेन एड्रिनल ग्लैंड में क्या क्या है, एक तो कैटेकोलामिन्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, और उनके दूसरे नाम इमरजेंसी हार्मोन एंड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये तो मेडुला में पता होने चाहिए। उसके बाद कॉर्टेक्स में आए तो कॉर्टिकॉइड्स के नाम पता होने चाहिए, ग्लूकोइन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन। थोड़ा बहुत इनके मेन मेन रोल पता होने चाहिए। ये कंडीशन, ये दो टर्म पता होने चाहिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और इसके अलावा ये एडिसन्स डिजीज पता होनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसमें खाली एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हो तो ये भी थोड़ा सा क्वांटिटी में सिक्रिएट होता है। तो ये हमारे 6 फॉर्म्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स खत्म हो गए। अब हमारे 3 बस बचे हैं, पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। हो सकता है थोड़ा फास्ट पढ़ाया हो, लेकिन एग्जाम्स आ रहे हैं तो अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बच्चों। पढ़ना इसको 2-3 बार तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज डालिएगा अपनी क्वेरीज, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों।